रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। मुझे वो 300 रुपये भेजते हैं पर मंथ के, और वो भी ये कह के भेजते हैं कि पढ़ो। पहला प्रोग्राम मुझे मिला 15 रुपये का। क्या बात है। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था आकाशवाणी के प्रति, तो 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता था वो 3 महीने के बजाय उन्होंने 45 दिन का कर दिया। जिस्म मिलते हैं उन्हें लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। आज अगर पुजारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता, भिखारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता। ये माँ बाप ही हैं जैसे इनकी औलाद अगर 2 गालियाँ भी दे ले तो शायद उनके लिए बददुआएं नहीं निकलेंगी। जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं, इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। क्या बात है। आप पिछले कुछ दिनों प्रेमानंद महाराज जी से भी आप मिले, अनिरुद्ध आचार्य जी के समक्ष भी आपने काव्य पाठ किया, वो कैसा अनुभव रहा सर? प्रेम हमें क्या सिखाता है, प्रेम सीख क्या देता है? स्वार्थ नहीं है तभी प्रेम है वो, और जहाँ स्वार्थ आ गया फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। न फेंकिएगा अगर पास हो गंदा पानी, प्यास ना बुझ सकी तो आग तो बुझ जाएगी। क्या बात है। जो आम बोलचाल की भाषा है उसी में मैं गीत लिखता हूँ। आतंक की आंधी में जो बुझ गए सदा को, उन सारे चिरागों को श्रद्धांजलि हमारी। मैं जानना चाहूंगा कि आपका आइडल कौन है? कवि बनने की पहली शर्त होती है विनम्र होना। बिल्कुल। अगर आप विनम्र नहीं हैं तो फिर आप कवि नहीं हो सकते। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी से निवेदन यह है कि कृपया करके यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए। और अब बात करें यदि आज के एपिसोड की, आज के पॉडकास्ट की, तो आज के पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में, आज की चर्चा के लिए जो शख्सियत हम सभी के साथ जुड़ने जा रही हैं वो पिछले 45 सालों से अपने गीतों के ज़रिए, अपनी आवाज़ों के ज़रिए हम सभी के दिलों में घर करते रहें। और मैं सीधे सीधे इनकी 4 पंक्तियां मेरे को बेहद पसंद है और आपको भी पसंद होंगी। मैं वो पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल मुझको कह तो दिया। तुमने 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 पत्थर सा दिल, तुमने पत्थर सा दिल मुझको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। मैं इसी के साथ स्वागत करता हूं हम सभी के प्रिय, पूरे देश के प्रिय डॉक्टर विष्णु सक्सेना सर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी शैली है बोलने की और प्यारे भी हो, खूबसूरत भी हो। कैसा लग रहा है सर आपको? अभी तो ठीक लग रहा है। और मैं तो सर आपका शुक्रगुजार भी करूंगा कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से मुझे उस पात्र समझा कि मैं आपका समय थोड़ा सा ले सकूं। नहीं, इतना कीमती नहीं हूँ मैं, वो सादा आदमी हूँ। बस ये है कि आज मौका मिल गया, खाली था आपके पास बैठने का। ईश्वर के देखिए सब कुछ जो है ना वो सब तय होता है ऊपर वाले के यहाँ। कब किस वक्त किससे मुलाकात होनी है, कब किसके साथ बैठना है, कितनी देर बात होनी, सब ऊपर वाले के कंप्यूटर में फीड है। तो आज आपके साथ बैठने का तय था वहाँ, इसलिए सब कुछ विधिवत और शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है। इसलिए न तो
तुमको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हम दोनों ईश्वर के शुक्रगुजार रहें कि हम एक अच्छे व्यक्ति से मिल रहे हैं, तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हारी प्रतिभा से परिचित होंगे आज कि तुम कैसे सवाल करते हो हमसे, कैसे बातचीत करते हो। सर ये तो मैं सच कहूँ तो आपका बड़प्पन ही मैं कहूँगा। नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब ऊपर वाले ने निर्धारित कर रखा है। तो सर मेरे ख्याल से मुझे हम लोगों को आज की चर्चा शुरू वहाँ से करनी चाहिए जहाँ से आपने खुद को पहचानने की कोशिश की कि मैं मंचों पर जाने योग्य हूँ, और 45 सालों से आप मेरे ख्याल से काव्य पाठ कर रहे हैं। तो कैसे लगा कि मंचों पर जाना चाहिए, कैसे खुद को स्थापित किया, कैसे शुरुआत हुई, कविता ने कहाँ से जन्म लिया जीवन में? ये एक साथ बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, तो एक एक करके इन सवालों का डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटे से कस्बे सिकंदरा राव का रहने वाला हूँ जी। वहीं के पास एक गांव है शहादतपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा राव छोटा सा कस्बा है, वहाँ मेरे पिता अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ आ गए। वहीं मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, पढ़ाई थी, वहाँ वो पूरी हुई, प्राइमरी शिक्षा थी। उसके बाद फिर 12th तक वहीं पढ़े, उसके बाद फिर उदयपुर चले गए पढ़ाई के लिए। अब दूसरा सवाल यह है कि आपको कैसे लगा कि कविता के क्षेत्र में जाना चाहिए। देखिए, जीवन भर हम वो काम करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं। पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, तो साइंस बायोलॉजी लेके डॉक्टरी की तरफ मुड़ गए। लेकिन पिताजी यहाँ इस भौतिक पिताजी जो हैं, भौतिक संसार के पिताजी, उनके चाहने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो जगत पिता चाहता है। क्या बात है। जगत पिता चाहता था हम कवि बने, तो उसने जो हमारे अंदर कविता के गुण डाल रखे थे, उससे फिर हम कविता की तरफ मुड़ते चले गए। और ये अचानक नहीं होता सब कुछ, ये सब कुछ आपके पैदा होने के बाद तय हो जाता है कि आप क्या बनेंगे। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक आप वो काम करते रहते हैं जो ये संसार चाहता है। जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू होता है तब ऐसा लगने लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो करा रहा है ना कोई और करा रहा है। मैं आपको एक जर्नी बताता हूँ शुरुआत। जी जी जी। मेरे दादाजी चंद्रभान शशि रवि नाम से लिखते थे, बहुत अच्छे लिखते थे, गीत गज़लें लिखते थे। उनको गीता पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मेरे चाचा जी यहाँ मेरठ में रहा करते थे, तो फिर हमारे दादाजी कुछ दिन हमारे यहाँ रहते थे, कुछ हमारे चाचा जी यहाँ चले जाते थे, तो वहाँ उनके दोस्त बन गए थे। जब यहाँ आते थे तो उनके दोस्त जो थे, तब मोबाइल तो थे नहीं, तो चिट्ठियाँ लिख के उनके हालचाल पूछते थे, क्योंकि हमारे दादाजी को कविता का शौक़ था। तो उन चिट्ठियों का जो जवाब था वो दादाजी कविता में लिख के दिया करते थे। अब क्योंकि हमारा राइटिंग बहुत अच्छा था उस समय जी, और ये बात है 6वीं या 7वीं क्लास की। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी सर? 6 और 5 11 साल लगा लिया। 11 साल। तो दादाजी वो लेटर जो थे, जो जवाब थे, वो हमसे लिखवाया करते थे। अब वो कविता में जब जवाब जा रहा है तो वहाँ से ये मालूम पड़ता रहता था कि ये तुक कहाँ मिल रही है, तुकांत कहाँ मिल रहा है, रदीफ क्या है, कविया क्या है, यूँ मिलते ये उनको देखते देखते हम इतना सीख गए कि हाँ तुक मिलाई जाती है। हाँ, वो मतलब कविता किस प्रकार से लिखी जाती है वो थोड़ा सा ABCD जानते हैं। हाँ, उसकी ABCD। जब दादाजी लिखने हमसे भेजते थे लिखाने के लिए, तो उसके बाद फिर हमारे अंदर भी लगा कि हमें भी कुछ लिखना चाहिए। अब सोचे 11 साल का बच्चा क्या लिखेगा। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत लिखते थे। हमारे शहर में ही एक अखबार निकलता था सविता गौरव नाम का, उसके संपादक हमारे बहुत मिलने वाले थे, तो हम उनके प्रेस में चले जाया करते थे। साप्ताहिक अखबार निकलता था। तो हमने कहा, मैंने कहा संपादक जी एक बार हमारी भी कविता छाप दिया करिए इसमें। हाँ, बोले हाँ छापा करेंगे, चिंता मत कर। तो उनका लगा ये बच्चा क्या कविता लिखता होगा। फिर भी मेरा मन रखने के लिए वो लिखते अगले वाले अंक में छापेंगे तेरे। हाँ, तब तक तो ऐसा करिए अखबार थोड़ा गिन के गड्डी बना दे 100 की। हाँ, तो हम उनके प्रेस में जाके अखबारों की गड्डियाँ बनाते, कंपोजिंग करवाता था, मतलब इधर उधर के काम बहुत करवाते थे। फिर किसी वीक में
एक 4 लाइन हमारी एक तरफ कोने में छाप दीजिए, तो कोई पढ़े भी नहीं। हाँ एक कोना बना देता है बच्चों का कोना, हाँ, वो यूं करके, कॉलम होता हाँ, है एक छोटा सा। छाप दी। हाँ तो इस तरह 2-3 हफ्तों में जब छपी तो हमको शौक चल रहा है कि हम तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो एक दिन हम जा रहे थे, हाथ में कागज़ था हमारे, तो हमारे दादाजी बोले कि कहाँ जा रहे हो विष्णु बाबू। तो हमारे दादाजी बड़े तहजीब और तमीज़ के थे, तो छोटों से भी बाबू कह के बोलते थे, मतलब उनको आदर भाव देते थे। कहाँ जा रहे हो विष्णु बाबू? मैंने कहा बाबा हम जा रहे हैं कविता कविता छपवाने। छपवाने। बोले तुम कविता छपवाने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। वो दिखाओ जरा कैसी कविता उन्होंने है। कहा कि पहले चेक कराओ। हाँ दिखा दो कैसी है। तो उन्होंने हाथ से कागज़ लिया, पढ़ा, बोले ये कविता है। तो उन्होंने हमें डांटा, बोले खबरदार जो किसी अखबार वाले के पास अपनी कविताएं छपवाने के लिए गए। अपने अंदर वो एबिलिटी, अपने अंदर वो गुण काबिलियत पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आए कि आपकी विष्णु जी, कविताएं आपकी हमको छापनी कविताएं है। चाहिए। हाँ। तो वो हमारा पहला टर्निंग पॉइंट था। ओ, उसके बाद फिर हम कभी नहीं गए। फिर हमने 6ठी क्लास पास किया, 7वीं किया, 8वीं किया। 10th में आके हम थोड़ा बहुत लिखने लगे, लेकिन फिर भी छपने छपाने का कोई मतलब नहीं था। इंटर में आके हमने हल्की सी 2-4 कविताएं लिखी, लेकिन हमको गाने का बहुत शौक था। कविताएं गाने का नहीं, गाना, भजन, भजन, हाँ गीत भजन गाने का बहुत शौक था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में है ये, हाँ खून में है। हमारे चाचा जी क्लासिकल, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी जो मेरठ में रहते थे, वो क्लासिकल के मास्टर आदमी थे। क्या बात है। आरजी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के। तो वो खून में थी हमारे संगीत। तो वो संगीत का गुण जो है हमको आगे तक ले गया। क्या बात है। फिर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, पढ़ाई करने लगे वहाँ उदयपुर जाके। तो जब उदयपुर गया तो फर्स्ट ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है बहुत दबा कुचला सा होता है, और मेडिकल लाइन में रैगिंग होती है। तो बिल्कुल, बहुत सर नीचे 3rd बटन पे, पुराने ज़माने में तो होती थी, अब तो कहीं ना कहीं बहुत सारा उसको 3rd बटन पे आई होनी चाहिए, कम कर दिया है। यूँ करके जाइए, यूँ करके आइए। तो पहले साल एनुअल फंक्शन हुआ, जूनियर बच्चे जो थे हम जैसे, वो सबसे आगे बैठा दिए, मतलब प्रोफेसर के वगैरह के पीछे। उसके बाद सब सीनियर वगैरह बैठते थे। तो जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे हमारे कल्चरल सेक्रेटरी, तो बहुत देर से अपने गाने वाने गा रहे थे, हम सुन रहे थे। तो हमारे जो सीनियर थे, कुछ सीनियर जो हमारे शहर के थे, जिनका नाम लेना चाहूँगा मैं, शशिकांत गर्ग थे और उपेंद्र कुमार थे, ये लोग मुझे जानते थे पहले से। तो इन्होंने कहा कि यार विष्णु तू भी एक कविता पढ़ दे, एक गीत गा दे। तो हमें डर लगा कि हम जो हमारे सीनियर हैं कहीं हमको डांटे ना, फर्स्ट ईयर में आके तुम स्टेज पे कैसे चढ़ गए। खैर उन्होंने ज़बरदस्ती हमको जबरन मंच पर भेज दिया। तो जो हमारे 4th क्लास के सीनियर थे, 4th ईयर के, हमने कहा कि मैंने बहुत ज़रा हारमोनियम को प्ले कर दीजिए। तो उनको लगा कि ये बच्चा पहली साल में है और अगर बाय द वे इतना अच्छा गा दिया तो मेरा सिंहासन हिल जाएगा। क्या बात। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बजा पाऊँगा, क्योंकि बहुत देर से बजा रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया, उंगलियाँ दर्द कर रही हैं। हाँ दर्द कर रही हैं। अब बॉस से ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं आपको बजाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बहुत, ये तबले वाले से कह दीजिए यही थोड़ा सा प्ले कर दे, मैं बिना हारमोनियम के गा लूँगा। वो तबले वाला भी उन्हीं का आदमी था, तो उसने भी मना कर दिया। वो ज़िंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट था हमारा। जीवन भर जो भजन गाए या कोई कुछ गीत गाए, वो हारमोनियम तबले के साथ ही गाए। तो उस दिन हमने सोचा कि आज बिना हारमोनियम तबले के गाते हैं, होगा जो देखा जाएगा। उस रात जब हमने पहला गीत सुनाया, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। क्या बात है। और पहला जो मुखड़ा गीत का मैंने सुनाया तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। क्या बात है। उसके बाद दूसरा जो अंतरा पढ़ा मैंने, उसके बाद लोगों थोड़े से सीरियस हुए, और तीसरे अंतरे पे तो आके लोगों की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे लोग। और मेरी जो कॉलेज की फैकल्टीज़ बैठी हुई थी, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर जितने बैठे थे, उनकी जो पत्नियां थीं वो सब की आंखें गीली। कॉलेज की लड़कियां वो रो रही थी। बहुत इमोशनल सॉन्ग था वो। उस दिन मैं उस रात का हीरो हो गया। अब वंस मोर की आवाज़ आई तो वंस मोर पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा दूसरा गीत पढ़ दें। उस पहले गीत से ही हम तो चमकरत थे। अगले दिन जो चर्चा हुई पूरे कॉलेज में, हमारी कोई नया लड़का आया है, फर्स्ट ईयर में है, और गीत कमाल कर दिया था उसने। क्या बात। फिर 3-4 दिन बाद प्रिंसिपल साहब ने हमको बुलाया
अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अगर बुलाए, घबराहट तो होती है। गए साहब, उन्होंने पूछा कि बेटे कहाँ के हो तुम? मैंने कहा जी मैं यूपी का हूँ और सिकंदरा, वो तब ज़िला अलीगढ़ में आता था वो। मैं जी अलीगढ़ से लेकर हूँ। अच्छा जी, पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा सर छोटी सी आड़त की दुकान है गले की, वो काम करते हैं। कितनी इनकम हो जाती है? मैं जी मुझे नहीं मालूम, मुझे वो 300 रुपये भेजते हैं पर मंथ के, और वो भी ये कह के भेजते हैं कि पढ़ो। तो रे बेटे बहुत अच्छा गया तुमने रात को। फीस आराम से भर लेते हो? मैं जी अभी तक तो भर रहे हैं। तो बोले हम तुम्हारी आधी फीस माफ़ करते हैं। क्या बात है। वो मेरी आधी फीस का जो मुझे रियायत मिली, वो मेरे लिए वरदान थी, क्योंकि मैं बहुत धनाढ्य परिवार का नहीं था। पिताजी बहुत सामान्य रोजी रोटी चलाते थे। अब क्योंकि इच्छा थी उनकी कि मैं बेटा एक डॉक्टर बने, इस बहाने उन्होंने भेज दिया। वो जो रियायत हुई मेरी, वो रियायत पूरे 5 साल चली। क्या बात है। जब तक आप कॉलेज में रहे तब तक। इस बीच फिर वहाँ उदयपुर की आकाशवाणी ने मेरा बहुत सहयोग किया। उदयपुर की आकाशवाणी ने मुझे प्रोग्राम देना शुरू किया। मैंने ऑडिशन देने गया। ऑडिशन, हाँ, एक 5-6 महीने बाद फिर एक फंक्शन और हुआ वहाँ पर। उसमें आकाशवाणी उदयपुर के प्रोड्यूसर वगैरह आए हुए थे रिकॉर्डिंग करने। कॉलेज की तरफ से मैंने परफॉर्म किया। वो जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर इकराम राजस्थानी और इंद्र प्रकाश श्रीमाली जी, उन्होंने मुझे सुन के बहुत प्रभावित हुए। बोले बेटे कल आकाशवाणी आना। मैं साइकिल चला के आकाशवाणी गया और पहुंचा तो बड़े खुश हुए, और उन्होंने फिर मुझे एक फॉर्म दिया कि इसको भरो, ये ऑडिशन लेटर है। हाँ। 1 हफ्ते बाद ऑडिशन होगा। हाँ। मैं ऑडिशन में गया और पास हो गया, और पहला प्रोग्राम मुझे मिला 15 रुपये का। क्या बात है। उसमें क्या होता था, रंग तरंग नाम का एक कार्यक्रम था। उसमें युवा जो है अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनाता था। बीच में जो स्क्रिप्ट होती थी वो बोलता था, और उसके हिसाब से जो फिल्मी गाने होते थे वो बजते थे। तो उस ज़माने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल था। हाँ। ये बात है 80 की 1980 की बात है। 1980। तब दूरदर्शन भी इतना नहीं आया था, टेलीविज़न इतना पॉपुलर नहीं था। किसी के घर में, पूरे मोहल्ले में एक टेलीविज़न हुआ करता था। उस आकाशवाणी ने मुझे, उसको 15 रुपये भी मेरे लिए बड़े संजीवनी होते थे। उस वक्त तो मेरे ख्याल से 15 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। हाँ। तो उस आकाशवाणी ने मेरा सहयोग किया। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था आकाशवाणी के प्रति। तो 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता था, वो 3 महीने के बजाय उन्होंने 45 दिन का कर दिया। मतलब अब आपको 3 महीने बाद नहीं आना है, अब आपको 45 दिन बाद 45 दिन। तो उससे मुझे 45 दिन बाद 15 रुपये मिल जाते थे। हाँ। फिर मैं वहाँ से कहानी मेरी प्रसारित होने लगी, मेरे नाटक प्रसारित होने लगे, मेरी फिर कविताएं मैं कुछ लिखने लगा था, वो प्रसारित होने लगी। फिर तो युवावाणी कार्यक्रम में मैं लगातार जाने लगा। फिर एक ऑडिशन और हुआ, फिर युवावाणी का मैं कैजुअल अनाउंसर हो गया। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि पहला गीत आपने कॉलेज में गाया था, आपको कुछ छोटा मोटा कुछ उसकी कुछ, हाँ, फिल्मी गीत था वो। हाँ, एक बार सर। और वो फिल्मी गीत था, फिल्म थी जैसो को तैसा। हाँ, उसका कुछ छोटा सा अंश हो जाए। हाँ, स्वागत सर। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। क्या बात। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। क्या बात है। याद किसी को हो तो
ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम ना आए, या किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम ना आए। माँ के जैसी हाँ कोई भी छाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। अब जिस अंतरे पे लोगों के आंसू निकले थे वो अंतरा सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। जिनकी माँ होती है आहा, खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म मिलते हैं उन्हें लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। क्या बात। तो ये गीत ऐसा था क्योंकि अब हम भी उस पीरियड में पहली बार माँ से अलग हुए थे। भाई 12th के बाद इतनी दूर जाना, 800 किलोमीटर दूर, और उस समय तो टेलीफोन भी नहीं थे कि माँ से डेली बात कर लो, रोज बात हो जाए। तो हम भी इमोशनल हो गए गाते गाते। और जितने लड़के पढ़ते थे हमारे सब घरों से दूर थे, बाहर से आए थे वहाँ पढ़ने, तो वो इतना अटैच हो गया वो गीत कि लोगों की आंखों से बहने लगा वो गीत। तो फिर यदि सर मैं बात करूं तो प्रेम की जो प्रमुखता आपके गीतों में दिखाई पड़ती है, तो क्या वो भी यहीं से जन्मी है या फिर उसके लिए अलग से कोई और टर्निंग पॉइंट था? देखिए, प्रेम एक ऐसा फिनोमेना है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। बिल्कुल। और कोई ये कहता हो कि मैंने प्रेम नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका से नहीं होता, उनके बीच में नहीं होता। प्रेम का बहुत बड़ा रूप है, हमने उसको संकुचित कर दिया है नायक और नायिका को बीच में करके। मैंने प्रेम को इसलिए महसूस किया क्योंकि मैं परिवार में सबसे छोटा था। मेरी बहन मुझसे प्यार करती थी, मेरे भाई मुझसे प्यार करते थे, मेरे दोस्त मुझसे प्यार करते थे, यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। जो टीचर मुझे बहुत पढ़ाते थे वो बहुत प्रेम करते थे। तो शुरू से, बचपन से मैं प्रेम के बीच में ही रहा। तो नफ़रत मैंने देखी नहीं कैसी होती है। वो प्रेम जो है, वो प्रेम का अंकुरण मेरे अंदर था। और उदयपुर एक ऐसी जगह है जो अगर आप एक बार चले जाएं तो आपका वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारी जगह, राजस्थान का कश्मीर है वो, झीलों के बीच, झीलों की नगरी है। हाँ। और फव्वारों की नगरी है। वहाँ अगर कोई चला जाए तो उसको वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो बिना प्रेम किए रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं अपना लेता है इंसान को, वो भी अपना लेता है। और जब इंसान जाता है तो खुद से खुद ही उसमें घुल जाता है। तो अब जब आपकी एज भी बढ़ गई, आप लगभग 20-22 साल के हो गए, तो देखिए प्रेम के रूप बदलते रहते हैं। प्रेम जो है अलग अलग एज में जस्टिफाई होता है। बचपन में माँ से प्रेम होता है, फिर आप बड़े होते हैं तो आप बहन आपको समझने लगती है, तो आप बहन भाई के प्रति प्रेम शुरू हो जाता है। भाई भाई से होता है जब हम कंपोजिट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। फिर जब आप अलग होते हैं कहीं, तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ फिर दूसरा तरह का प्रेम शुरू होता है, युवावस्था का प्रेम। युवावस्था। तो वो प्रेम आदमी को संवार भी देता है और बिगाड़ भी देता है। अब मैं कहूँ कि उस प्रेम के कारण ही सारी कविताएं लिखी गई हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि प्रेम हर व्यक्ति करता है और प्रेम के बिना कोई व्यक्ति रह भी नहीं लेकिन सकता। मेरे ख्याल से समझ कोई कोई पाता है।
हाँ, समझ कोई कोई पाता है, जिसने समझ लिया वो फिर उसको फिर दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने प्रेम को सही मायने में समझ लिया है तो फिर वो न तो किसी हिंसा की तरफ मुड़ेगा, न किसी नफ़रत की तरफ मुड़ेगा, और वो फिर वो प्रेम धीरे धीरे करके उच्च शिखर तक जाएगा और अध्यात्म में बदल जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं तो प्रेम हमें क्या सिखाता है? प्रेम सीख क्या देता है? प्रेम सीख देता है हम एक दूसरे से मिलके रहें, हाँ, हम दूसरे से प्यार करें, हम दूसरे से एक दूसरे से मोहब्बत करें, किसी से नफरत न करें। प्रेम जोड़ने की बात करता है। लेकिन यदि मैं आज के दौर की बात करूं तो आज के दौर में प्रेम की क्या परिभाषा है? जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में रिश्ते किस स्तर तक जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ जाकर के क्या नया मोड़ ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे जाकर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। पहले प्रेम भी उसी से होता है और फिर उसके बाद एक ऐसे मोड़ पर उस प्रेम को ताक कर देना जो प्रेम की परिभाषा को ही बदल देता हो। देखिए, प्रेम जो होता है वो स्वार्थ रहित होता है। अगर स्वार्थ नहीं है तभी प्रेम है वो, और जहाँ स्वार्थ आ गया फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। तो इस समय के प्रेम चल रहे हैं ना, वो स्वार्थ से लबालब हैं। किसी को देह का प्रेम है, वो सिर्फ देह पाना चाहता है। देह मिल गई, उसके बाद उसको काट के 36 टुकड़ों में बोरी में बंद करके बहा दिया। मेरा एक मुक्तक है बहुत अच्छा। हाँ, स्वागत है। उसको आप कह सकते हो कि अगर हम सामाजिक प्रेम की तरफ ले जाएं, पारिवारिक प्रेम की तरफ ले जाएं तो बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाख रिश्तों की अगर टूट के झुक जाएगी, शाख रिश्तों की अगर टूट के झुक जाएगी, प्यार की बहती हुई ये नदी रुक जाएगी। न फेंकिएगा अगर पास हो गंदा पानी, न फेंकिएगा अगर पास हो गंदा पानी। प्यास ना बुझ सकी तो आग तो बुझ जाएगी। क्या बात है, प्यास ना बुझ सकी तो आग तो बुझ जाएगी। जिंदाबाद। तो मैं जो नए युवा प्रेमी हैं उनसे भी ये कहता हूँ कि अगर आपने एक बार प्रेम कर लिया है तो उसको नफरत की बिंदु तक मत ले जाइए। अगर परिवार में भी अगर प्रेम है, भाई भाई में अगर प्रेम है, तो अगर भाई किसी बात पर नाराज़ भी हो रहा है तो उसे मना लीजिए, क्योंकि भाई अगर चला गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। न फेंकिएगा अगर पास हो गंदा पानी, प्यास ना बुझ सकी तो आग तो बुझ जाएगी। भाई अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं आया तो एक बार को पीछे तो खड़ा रहेगा आपके। सही बात। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपसे कोई दो बातें भी कह जाए, आपको डांट दे, फटकार दे, आपकी कुछ चीज़ छीन सके, डरेगा कि इसका भाई पीछे है। भाई और बाप से बड़ी इंसान की कोई ताकत नहीं। इसलिए रिश्तों को बहुत संभालने की ज़रूरत है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी शानदार चीज़ है, इसके मुकाबले की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार जुड़ गए तो आप जुड़ जाएंगे, बस शर्त यही है स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो सर जैसा आप मेरे ख्याल से 1980 से आप लिख रहे हैं और आज बात करें तो 2025 के दशक में हम लोग जी रहे हैं, तो वहाँ से और यहाँ तक का तकरीबन 40 से 45 सालों का आपका सफ़र रहा है। तो प्रेम पर आपने लिखा, कभी ऐसा नहीं लगा कि दूसरी तरफ भी जाना चाहिए, बाकी चीज़ों पर भी थोड़ा सा लिखना चाहिए, या फिर कहीं कभी ऐसा विचार आया हो कि अब प्रेम बहुत हो चुका, अब कुछ और लिखने का विचार आया हो मन में? नहीं, ऐसा नहीं। हम जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं हम उन पे भी लिखते हैं, खूब लिखा है मैंने, लेकिन मंचों पे इसलिए नहीं सुना पाते कि एक आपका ब्रांड बन जाता है, एक छवि बन गई कि आप विष्णु सक्सेना प्रेम के कवि तो वही सुनाएंगे।
मैंने कारगिल के दौरान भी शहीदों के ऊपर कविताएं लिखी। मैं सर मैं वहीं पर आना चाहता था मैंने कि अभी पहलगाम में जो घटना हुई, मैंने उन जो 26-27 जाने गई उनके ऊपर भी लिखी थी, उनकी श्रद्धांजलि के ऊपर भी लिखा था। आपने कुछ वीर शैली में लिखा है सर? वीर शैली मैं नहीं लिखा क्योंकि मेरा स्वर वैसा नहीं है। जो जिसका स्वर वैसा होता है वही उनके मुंह से अच्छे लगे। मैं लिखूंगा तो मुझे मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगी। मैंने भी पहलगाम वालों के लिए भी लिखा था और इतना बढ़िया लिखा, कभी काफ़ी सराहा गया वो। लिखा था कि दिन हो गया है गुमसुम, मन रात का है भारी। ये नफरत का ही परिणाम था। बिल्कुल। दिन हो गया है गुमसुम, मन रात का है भारी। लो मौत फिर से जीती और जिंदगी है हारी। आतंक की आंधी में जो बुझ गए सदा को, आतंक की आंधी में जो बुझ गए सदा को, उन सारे चिरागों को श्रद्धांजलि हमारी। उन सारे चिरागों को श्रद्धांजलि हमारी। तो हमारा स्वर ऐसा है सॉफ्ट, तो हम उसी हिसाब से लिख पाते हैं। सबकी अलग अलग शैली होती है। मेरी शैली वैसी नहीं कि मैं दहाड़ूं या उस शैली में बात करूं। मेरी सॉफ्ट है तो सॉफ्ट लहजे में बात कर लेता हूँ। अच्छा सर, आप प्रेम आप लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन उनमें जब आप बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं यदि थोड़ा सा रिसर्च करके यदि थोड़ा बहुत कुछ लिख पाया हूँ, यदि मैंने सही लिखा है कि आपके बहुत एक गीत है आपका कि जैसे द्वार के सती हैं, या फिर यदि मैं कह दूँ कि आओ मेहंदी महावर की शादी करें, तो क्या मतलब आज का युवा उसी मन से सुनता है या वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं, वो समझ जाता है? देखिए, प्रेम के आवेग वही होते हैं। उम्र भले ही बदल जाए। और आज का युवा जो है भले ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, लेकिन वो समझता तो है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो आजकल के जो नए बच्चे हैं वो हमसे आके बाद में पूछ भी लेते हैं, सर ये महावर क्या होता है? तो क्योंकि उसकी माँ ने कभी लगाया नहीं महावर। क्योंकि आजकल की बच्चियां जो है कहाँ लगाती है महावर। सही बात। तो जानते ही नहीं महावर क्या होता है। जब उसको बताया जाता है कि पैरों में लगाया जाता है, सुहाग का प्रतीक है, तो उसको ढंग से बता देते तो समझ लेता है वो जो है। फिर उसका अलग तरीके से आनंद लेता है। तो नए बच्चों पे हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी अब पढ़ाई ऐसी है, क्या करें। लेकिन फिर भी वो कविता की तरफ रुचि रखते हैं और कविता सुन रहे हैं, और सुनने के बाद उनके अंदर किसी शब्द के प्रति जिज्ञासा हो रही है तो आके पूछ भी रहे हैं। फिर उस गीत का बड़ी बात भी है सर। हाँ, बड़ी बात कि जागरूकता है नए बच्चों में। लोग मतलब बच्चे सुन, और ख़ास तौर पर आपको यदि मैं ज़्यादातर सुनता हूँ तो कॉलेजेस में सुनता हूँ। कि कॉलेज के मंचों पर या ऑडिटोरियम में, जहाँ पर श्रोता गणों के रूप में बहुत ही युवा अवस्था के लोग होते हैं, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उस दर्जे का गीत सुनना, इतने प्रभावशाली शब्द इस्तेमाल करना जो आज के दौर में बहुत ही कम सुने जाते हैं, और साहित्य ही मेरे ख्याल से परोस रहा है। यदि बॉलीवुड की तरफ जाएं तो क्या फुहड़ता है, क्या इस तरह बॉलीवुड का वो हम सभी के सामने है। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि वहाँ से जुड़ पाना, और आप तो मेरे ख्याल से पूरा बांध देते हैं माहौल में। वो बंद इसलिए जाता है कि मैं बहुत सरल लिखता हूँ, बहुत सादा लिखता हूँ। क्योंकि मेरी भाषा, मैं कि हिंदी का बहुत बड़ा विद्यार्थी तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने पीएचडी की हिंदी में, मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, इसलिए जो आम बोलचाल की भाषा है उसी में मैं गीत लिखता हूँ। और जो आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज़ लिखी जाएगी तो आम आदमी तक पहुँचेगी, वो कनेक्ट होगा हैं। तो जब वो कनेक्ट होता है तो सीधे सीधे जो बात मेरे दिल से निकली उसके दिल तक पहुंचती है। इसलिए वो व्यक्ति जो है, वो बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं, चाहे वो भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। अच्छा सर, आपने अपने गांव से लेकर के आपने तकरीबन 14-15 विदेशों की यात्रा आप कर चुके हैं अपने काव्य पाठ के सफ़र में। तो मैं थोड़ा सा काव्य जगत की तरफ आना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जो मंचों की गुट नीति होती है, जो मंचों की राजनीति होती है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। वो किस प्रकार से होती है, क्या होता है?
तुम जिधर मुझे ले जाना चाह रहे हो मैं उधर जाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा, जब आपने गुटबाजी की बात की है कि मंचों पे गुटबाजी होती है, कहाँ नहीं है गुटबाजी? कौन से क्षेत्र में गुटबाजी नहीं है? अगर गुटबाजी हमारे मंच पे भी है तो उसमें बुराई क्या है? अगर एक ग्रुप बना के कोई काम किया जा रहा है, एक ही मन के लोग हैं उसमें, तो उसका जो आउटपुट होगा बहुत अच्छा निकलेगा। और अगर उसी ग्रुप में 2 व्यक्ति इस गुट के हैं, 2 व्यक्ति उस गुट के हैं, 2 व्यक्ति उस गुट के हैं, तो वो अपनी अपनी चलाएंगे। फिल्म लाइन में भी जब एक राज कपूर जब फिल्म बना रहे हैं तो उसमें शैलेंद्र ही होंगे गीत लिखने वाले, सचिन देव बर्मन ही संगीतकार होंगे, मुकेश ही गाएंगे। अब वो कोई सी भी फिल्म से एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में जब कोई काम होता है तो बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आता है। अगर हमारी कविता के क्षेत्र में भी गुटबाजी है तो इसमें मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम एक मन से अगर एक जगह बैठे हैं 2 ढाई 3 घंटे, तो हमको मालूम है कि कितनी देर कविता पढ़नी है। अगर हमारा जो कैप्टन है वो चाहता है कि आप 10 मिनट पढ़ें, क्योंकि हमको 1.5 घंटा मिला है और 1.5 घंटे में हमको 6 कवि पढ़ने हैं, तो वो अगर कहेगा भाई भला तुम 10 मिनट पढ़ना, अगर कोई दूसरे गुट का उस समय माइक पे होगा तो वो 10 मिनट नहीं पढ़ेगा, वो और पूरा 40 मिनट पढ़ेगा जो उसके पास है, उससे कोई मतलब नहीं, पीछे 5 कवि हैं। तो इसलिए ग्रुप में रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर देखिए कोई भी काम हो सृजनात्मक हो, विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए। हम अगर उस लहजे में कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा। और ग्रुपबाजी तो देखिए सब जगह चलती है, पत्रकारिता में भी गुटबाजी है, बिल्कुल आर्केस्ट्रा में भी गुटबाजी। हाँ, देखिए वो राजनीति तो हर जगह है। राजनीति एक ऐसा वायरस है कि यदि कोई एक तरीके से मान ले 4 मजदूर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में भी होती है। जी 4 भाई हैं परिवार में, तो उनमें राजनीति होती है, उनकी बहुओं में राजनीति होती है। लेकिन सर कभी जैसे आप तो मेरे ख्याल से आप तो आते भी वरिष्ठ कवियों में से हैं। हाँ, वो जब आप नहीं होने ही गए हैं, खुद को आपने उस काबिल बनाया है, ठीक है, कि आप वरिष्ठ कहने योग्य बन गए हैं, है ना? आपने वो आपके अंदर वो काबिलियत लोगों तक पहुंचाई है। हाँ, बहुत अजीब सा लगता है कभी कभी, है ना? कि जैसे कि इधर इटावा की नुमाइश थी। हाँ, मैंने उस इटावा की नुमाइश में कभी शुरुआत में कविता पाठ किया आज से 30-35 साल। मैं वहीं आना चाहता हूँ सर, कि जैसे आप वरिष्ठ कवियों में से आते हैं और वरिष्ठ कवियों में से जब कवि मंच पर रहते हैं तो उनको मेरे ख्याल से सबसे बाद में पढ़वाया जाता है। तो क्या जब 6 कवि 7 कवि 8 कवि पढ़ चुके होते हैं और जब एक वरिष्ठ कवि सबसे अंत में आता है, तो क्या उस कवि तक, उस कवि को सुनने के लिए उतनी भारी तादाद में श्रोतागण बैठे रहते हैं जितनी भारी तादाद में सबसे पहले कवि के लिए बैठे रहते हैं? और यदि बैठे रहते हैं, नहीं भी बैठे रहते हैं, तो उस वक्त क्या मन में मतलब चलता रहता है कि क्या हालत होती है? देखिए ये तो वरिष्ठता का एक दंड है। हाँ, लोकप्रियता के दंड होते हैं। हाँ, वरिष्ठ हैं तो उस हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से आपको बाद में पढ़वाया जाएगा। और वो बात तो नहीं रहती जो शुरुआत में होती है, जो जितने श्रोता 8 बजे हैं वो 12 बजे तक नहीं रुक पाते, तो अपने अपने पसंदीदा कवियों को सुन के चले जाते हैं। हाँ। अब जो मेरी पसंद के, जो मुझे पसंद करते हैं वो तो बैठेंगे, चाहे वो 12 बज जाए चाहे 2 बज जाए। कुछ लोग फिर भी निकल जाते हैं, तो लेकिन हाँ कसक तो रहती है कि जो जिस समय पूरा हॉल भरा हुआ था, शायद उस समय हम कविता पाठ करते कितना अच्छा लगता। लेकिन आप ये सोचिए वो सुख आप पहले ले चुके हो। हाँ, जब आप जूनियर थे, हाँ, कभी हमने भी वो सुख ले लिया है आपने। अब वरिष्ठता का सुख लीजिए। ज़रूरी नहीं आपको पूरा हॉल खाली मिले, हॉल भरा हुआ मिले। अब जितने श्रोता हैं वो सिर्फ आपको ही सुनने बैठे हैं, इसलिए आपको अपने उन श्रोताओं से रूबरू होना है। पहले तो आप भीड़ से रूबरू होते थे, अब क्रीम से रूबरू हुई है। पहले दूध से रूबरू होते थे, बाद में तो क्रीम, अब क्रीम खाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी सुख है अपना अपना। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि माहौल ख़राब हो जाता है तब। लेकिन मंच पे जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो दुखी करती है। आपको जानबूझ के, जब को मालूम है कि भाई किसी को जल्दी जाना है और आप जल्दी भेज नहीं रहे उसको। अब जैसे नीरज जी थे हमारे, नीरज जी के साथ वरिष्ठता कभी काम नहीं आई। वो तो इतने वरिष्ठ थे कि सब लोग उनका बहुत रिगार्ड करते थे, और वो तब कहते थे भाई मेरे को जाना है जल्दी, तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके लिए छूट थी है कि आप जब कहें तब आपको पढ़वा देंगे, आप परेशान मत होइए। तो आए मंच पे 3-4 कवियों के बाद कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है, तो अपने
पढ़ पढ़ के। अच्छा, मंच पर भी बहानेबाजी चलती है क्या? हाँ, सब चीज़ चलती है, थोड़ी बहुत चलती है। और कुछ लोग तो अभी भी करते हैं हमारे यहाँ, किसी की फ़्लाइट नहीं है तो कहेगा मेरी फ़्लाइट में जल्दी जाना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर आप मंच पर हैं और मंच पर कार्यक्रम लेट होने की वजह से आपकी कहीं दूसरी जगह भी कार्यक्रम में जाना है, उस कार्यक्रम में लेट हो गए हों या फिर फ्लाइट आपकी मिस हो गई हो? हाँ, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत मैनेज होके चलते हैं कि ऐसे कशमकश वाले प्रोग्राम लेते नहीं हैं। अगर लेते भी हैं तो फिर ध्यान रखते हैं कि भाई संयोजक से कह दीजिए, जो संचालक है उससे कह दीजिए कि भाई हमको जल्दी जाना है,